तो कोरोना की मार, व्यापारियों में हाहाकार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना जैसी घातक महामारी को लेकर सरकार ने तो लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी व्यापारियों का काम धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन ने व्यापारियों को बदहाली की ओर ढकेल दिया है। छोटे छोटे व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं। अब यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि व्यापारियों के लिए सरकार क्या कर रही है। उत्तराखंड के अंदर कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन लागू है, और ऐसे में लॉकडाउन को लेकर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो छोटे छोटे व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं। काम धंधा पूरी तरीके से चौपट है। किसी तरह का कोई राहत पैकेज भी नहीं दिया गया ताकि इन व्यापारियों को इस आपदा के समय में थोड़ी बहुत मदद ही मिल सके। कोरोना का कहर पूरे देश में बेकाबू है। स्थिति ये है कि लॉकडाउन की ओर पूरा देश है। लॉकडाउन पूरे देश में पिछले 1-1.25 महीने से लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है उत्तराखंड के व्यापारियों के लिए कि इस महामारी के दौरान सरकार ने छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारियों के लिए क्या किया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फरमान मलिक, नेता कांग्रेस, ओम प्रकाश मिश्रा, नेता आप, और दिनेश जी, नेता बीजेपी। आप तीनों का ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं सर, और पहला सवाल दिनेश जी आपसे ही। कोरोना काल है, उत्तराखंड के अंदर कोरोना कर्फ्यू में क्योंकि जिस तरीके से अब बातें सामने निकल कर आ रही है कि अगर 1 तारीख को भी कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड के अंदर खत्म नहीं किया गया तो छोटे व्यापारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे, अपनी दुकानों को खोलेंगे। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दुकानदारों के लिए क्या प्रशासन ने तैयारी कर रखी है? क्या कोई राहत पैकेज दिया गया? जो अब स्थिति यह है कि लोग कोरोना गाइडलाइन को मानने के लिए साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन को लेकर भी। दिनेश जी। तो सबसे पहले मैं लोकमंच चैनल का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण डिबेट में, इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे आमंत्रित करके मुझे मौका दिया है जी। आपका कहना है कि 1 जून के बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा, ऐसे समय में छोटे व्यापारियों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है। आज रोज मुख्यमंत्री इस विषय को देख रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रदेशवासियों का कैसे हित हो, कैसे उन्हें इस साल संकट से मुक्त किया जाए। अलग अलग जिस तरीके से वो जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन राहत पैकेज की जहाँ तक बात है, कल की कैबिनेट में हुई थी, जो कैबिनेट ने प्रस्ताव मुख्य पास किया था, उसमें करीब 25 लाख से ज्यादा कार्ड धारकों को 3 महीने तक 25-25 किलो राशन देने की बात करी है। यह भी इसी की दिशा में एक कदम है। दूसरी तरफ लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोगों को बचाना जरूरी है। जान है तो जहान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार जिस तरीके से नए नए अस्पतालों को खोल रही है, पैसे वाला तो दिल्ली के अस्पतालों में भी जा सकता है, पैसे वाला तो प्राइवेट अस्पतालों में भी 10-10 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन वो गरीब आदमी जिसके पास छत अच्छी छत नहीं है, जिसके कारोबार ठप पड़े हैं, वो अपना इलाज कहाँ से कराएगा। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जिस तरीके से अपनी निगरानी में अस्पतालों को, एक निरंतर अस्पतालों को बढ़ाया गया है, जिस तरीके से उन्हें सुविधा दे रही है, ये प्रशंसनीय है। बिल्कुल। खुलबेल साहब का जवाब था कि हम राहत पैकेज तो हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, तमाम तरह की उपलब्धियां गिनवाई। फरमान मलिक जी कितना सहमत हैं? मैडम जी, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक की बात है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, लेकिन जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी बहुत हालत खराब है। चाहे आप ग्रामीण स्तर से जाइए, चाहे सिटी स्तर से जाइए, कहीं पर भी दवा और कहीं पर भी ऑक्सीजन और कहीं पर भी वेंटिलेटर नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार वेंटिलेटर और दवा की व्यवस्था करे, और उसके बाद जितने भी हमारे क्षेत्र पड़ते हैं, ग्रामीण पड़ते हैं, वहाँ पर कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। मरीज दम तोड़ रहे हैं और देश की हालत और प्रदेश की हालत खस्ता हो रखी है। और इसी को देखते हुए जो छोटे व्यापारी है, छोटे उद्योगपति है और छोटे दुकानदार है, रिटेल है, ये सारे फिलहाल की स्थिति में बहुत ही मजबूरी से झेल रहे हैं। और सभी लोगों ने और सभी दुकानदारों ने ये बोल दिया कि 1 तारीख को
हम दुकान खोलेंगे और जबरदस्ती ही अपनी दुकानों पर शॉप पर बैठेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है मैडम। इसलिए प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई आर्थिक सहायता या कोई आर्थिक पैकेज इस प्रदेश सरकार ने नहीं देने का काम किया। बिल्कुल दिनेश जी, जब लोग 1 तारीख से जो छोटे व्यापार है, फुटकर व्यापारी हैं, वो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे, दुकान पे बैठेंगे, जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से अभी लॉकडाउन को नहीं खत्म किया जा सकता, प्रतिबंध जरूर कम किए जा सकते हैं, और वो भी देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के अंदर कोरोना कर्फ्यू हटाया जाएगा या नहीं। 1 तारीख से जो स्थिति अब उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी, व्यापारियों के द्वारा विरोध किया जाएगा, कैसे निपटेंगे सर उससे? दिनेश जी, जैसा फरमान मलिक साहब ने कहा था कि 1 तारीख से व्यापारी अपनी दुकानों को खोलेंगे, इस तरीके से प्रदेश में जो विपक्षी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सरकार के विरोधी लोग हैं, इस तरीके का भ्रम फैलाकर इस प्रदेश को वो इस और खराब हालत की ओर को ले जाने का प्रयास न करें। 1 तारीख पहले आने दीजिए। 1 तारीख तक के लिए ये कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसके बाद जिस तरीके से रोज डाटा घट रहा है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर गिर रही है, और दूसरी बात जो अभी मेरे से पहले वक्ता फरमान मलिक साहब ने कहा था कि वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इनको यह बात जानकारी होनी चाहिए। आज प्रदेश में जो स्थिति है, वेंटिलेटर भी खाली पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन बेड भी कितनी बड़ी संख्या में खाली है इस समय आज की तारीख में, मैं बता रहा हूँ। खुलबे साहब जी, खुलबे साहब, मैं फरमान जी की बात का तो नहीं, लेकिन आप जैसा बोला आपने कि आज के समय में खाली है, क्योंकि पीक में हम गए थे, पीक से हम बाहर निकल चुके हैं सर। जिस वक्त महामारी की वजह से सबसे ज्यादा क्षति हो रही थी प्रदेश के अंदर, उस दरमियान ऐसी स्थिति नहीं थी सर, अस्पताल के अंदर बेड खाली नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे। अब तो हम पीक में है ही नहीं सर। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ समय के लिए कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति हुई थी, बेशक उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ, और आपदा बता के नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यह है, आपदा अचानक आई, और जिस तरीके से केंद्र से हमारे राज्य को मदद मिली, जिस तरीके से हमारी प्रदेश की सरकार ने अन्य जगहों से अपनी मदद ली, और बहुत जल्दी अस्पतालों को बना करके, ऋषिकेश के अस्पताल का आपके पास DRDO ने जो बनाया है, आपके पास उदाहरण है, हल्द्वानी में सुशीला तिवारी में 500 बेड का अस्पताल जो शुरू हुआ है। इस तरीके से इस सरकार ने बहुत ही तीव्रता से जो काम किए हैं, ये प्रशंसनीय है, और अपने आप में ये उदाहरण देने लायक कार्य किया है। खुलबे साहब, आपने कहा आपदा बता के नहीं आती है। महामारी का जो पहला पीक था पिछली साल आया था, WHO ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी, अगर दोबारा से महामारी का दूसरी लहर अगर आती है, सबसे ज्यादा प्रभावित देश होगा वो भारत होगा। आपदा बता के ही आई थी सर पिछली साल, जब सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे लोग अलग अलग देशों में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमने स्थिति को नियंत्रण किया है। अब सभी देश, सभी जितने भी हैं भारत के अलावा, वो सिंगापुर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ के यात्री नहीं आ सकते, बैन कर दिया गया है, सभी विमानों को बैन किया गया है। आपदा बता के आई थी सर, आपदा बताकर आई थी, लेकिन हमने तैयारियां नहीं की। भारत ने इस समय पे जहाँ 4-4 लाख लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे थे, वो डाटा बहुत जल्दी अब 2 लाख से कम में पहुंच गया है, और ये नियंत्रण का प्रभावी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो प्रदेश में हो, मुख्य रूप से केंद्र की सरकार की बात कहता हूं यहाँ पे मैं, जिस तरीके से उन्होंने नियंत्रण करा है, पूरा लॉकडाउन न लगाने के बाद भी जिस तरीके से बहुत जल्दी 4 लाख से हम लोग 2 लाख में पहुंच गए हैं, ये बहुत अच्छा प्रबंधन ही कहा जाएगा। बात आती है सिंगापुर की एयरलाइन वहां की उड़ानों को रद्द करने का, ये उस सरकार का अपना मामला है, लेकिन इस देश में जहाँ 190 से ज्यादा देश हैं इस विश्व में, उसमें अगर सिंगापुर जैसा देश अगर हमारी हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाता है, कुछ और देश ये लगाते हैं, तो उसके लिए उनका अपना मामला हो सकता है, लेकिन भारत देश जिस तरीके से इस पर नियंत्रण कर रहा है, उसकी हमेशा तारीफ की जानी चाहिए। तारीफ कहते हैं आप, ठीक है। ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। हाँ, मैं अपने बीजेपी के मित्र बहुत अपनी तारीफ कर रहे हैं जी, मैं उनके सम्मान में 2 शब्द कहना चाहूंगा। बिल्कुल कहें। आपने सही बोला कि आपदा जो है ये बता के आई है, और ये आपदा एक बार पिछले साल भी आ चुकी है, और जिसका दूसरी लहर का आने का अंदेशा पहले से था। और जितने भी हमारे बीजेपी के विधायक नेतागण सब उस समय बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे। तैयारियां कहते हैं साहब जी। आज की तारीख में ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। और दूसरी तरफ साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं, और इनके पास व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। ये अपने आप में कंट्रडिक्शन है, अपने आप में इनकी जो कार्यशैली है उसको बताने के लिए पर्याप्त है। दूसरी तरफ मैं इसे एक बात पूछना चाहूंगा, जिस समय आपकी व्यवस्था नहीं थी, आप ही के अनुसार कह रहे हैं कि उस समय आपकी व्यवस्था नहीं थी,
उस समय जितने लोग, जितने सगे संबंधी, जिसके अपने मित्र भाई बहन जो मर गए हैं, क्या आप उनको वापस ला सकते हैं? क्या ये बातें बोल के कि उस समय आपके पास व्यवस्था नहीं थी, आज अपना व्यवस्था कर ली है, क्या उनके दुख को आप दूर कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास व्यवस्था थी नहीं, आपके पास व्यवस्था करने का समय था, संसाधनों को जमा करने का समय था, बट आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप इस बात को खुद ही मान रहे हैं कि आज की तारीख में आरडीपीएल में 500 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन केसेस कम हो गए। जब जरूरत थी तब नहीं था हॉस्पिटल बनकर तैयार, आज बनकर तैयार है, जबकि केसेस बहुत कम हो गए हैं, केसेस आने बंद हो गए हैं। जिस समय जरूरत थी, जिस समय इनको पहले से अंदेशा था, जिस समय WHO ने इनको कहा था कि आपके यहाँ दूसरी लहर आने वाली है और शुरू हो चुकी है, उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस समय इनको अपनी वोट की राजनीति करनी थी, अपनी सत्ता की राजनीति करनी थी, और इन्होंने खुद बोला कि आज व्यवस्था आज है, उस समय नहीं थी। हमारे यहाँ आप देखिए, इस कोरोना की वजह से जिस तरीके से हमारा पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, हमारे असंगठित क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे व्यापारी हों, चाहे वो ट्रेवल व्यवसायी हों, चाहे वो यातायात के हों, चाहे कृषि के हों, चाहे डेयरी उत्पाद के हों, सभी लोग आज त्रस्त हैं। आपने उनके लिए क्या किया? क्या सिर्फ बेड बना देने से, हॉस्पिटल बना देने से क्या आपकी व्यवस्था दुरुस्त होती है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि जितने भी हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो कि रोज कमाते खाते थे, उनकी सहायता कैसे कर रहे हैं आप? अभी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने बोला गरीब कल्याण योजना इन्होंने लागू की है। इनसे पूछे कि गरीबी के नीचे कौन लोग आते हैं? जो लोग रोज के 32 रुपए खर्च कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और जो लोग रोज के 47 रुपए खर्च कर सकते हैं शहरी क्षेत्र में, उनको ये लोग गरीब नहीं मानते। अब आप ये बताइए कि इससे नीचे का वो कौन से लोग हैं जिनको ये लोग राशन बांटते हैं, और उनको राशन बांटने की क्या व्यवस्था है? क्या इन्होंने आज तक ये बताया कि हमने इन गरीबों को राशन बांटने के लिए यहाँ पे हमने मोबाइल बातें गलत की जा रही हैं? भाई साहब, सारी बातें आपने गलत नहीं है, आप सुनिए, मैंने आपने राशन व्यवस्था गलत बात आपने सुनिए, आपने एम्बुलेंस चालू की, आपने राशन व्यवस्था गरीबों को ज्यादा राशन दिए धारकों को, ये भाई साहब मेरी राशन दे रही है, आपने उस बात को नहीं बोला, आप सिर्फ आप कहते रहे, आप पार्टी में बिलोंग कर रहे हैं। भाई साहब की केजरीवाल जी ने क्या स्थिति कर रखी है? दिल्ली में कोरोना का कितना नियंत्रण कर दिया है? ऊपर ये बात कर रहा हूँ, नहीं तो बेहतर स्थिति में पहुंचा है, वो राज्य बेहतर स्थिति में नहीं पहुंचता। आप लेकिन एक उत्तराखंड की बात है, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो आप अपना मदद करते हैं, हम मुसलमान हो गया, यानी कोई सहायता की बात विरोध नहीं करना है। दुर्भाग्य है आपने देश का इस बात को लेकर दुर्भाग्य है, आप देश में ऐसी पार्टियां उन्हें भूमिका चला रही है जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या रह गया है, आपदा को अवसर बनाने पे जो लोग लगे हुए हैं। या पिछली बार मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, तो तब ये वो लोग थे, ये लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, और ये वो लोग हैं आज जब लॉकडाउन नहीं लगाया पूरा तो ये कह रहे हैं पूरा लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ का विपक्ष पार्टी के नेताओं ने, कहना चाहूंगा कि खुलबे साहब, पार्टी के नेताओं ने कहा था कि लॉकडाउन लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस लॉकडाउन का अच्छा असर था कि जो भयावह स्थिति हमने दूसरे लहर में देखा वो नहीं था। इस वक्त ऐसा क्या था कि जब पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर नेशनल टीवी पे ये कहते हैं कि जिन राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने का लग रहा है कि उनको ऐसी चीज उनको दिखती है कि लॉकडाउन लगाने की प्रदेश के अंदर जरूरत है तो लगाइए, वरना केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों? पिछले साल किया था, इस साल क्यों नहीं? क्योंकि यूपी में चुनाव था, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव था, क्योंकि बंगाल का चुनाव था, हर जगह चुनाव था। सर मैं बीच में कुछ कहना चाहूंगा। जी बोलिए। जब दूसरी लहर आई है तो आज मोदी जी ने बोल दिया कि सभी राज्य अपना इंतजाम खुद करें। जब अपना इंतजाम खुद करें, अपने वैक्सीन खुद खरीदें। आज सेंटरों में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं है। अगर उत्तराखंड में भी वैक्सीन आई है तो केंद्र के द्वारा दी गई है, अन्य राज्यों को भी केंद्र के द्वारा। मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था, लगभग दिल्ली जैसे राज्यों को दी गई है। तो जहाँ तक मैं आपसे सरकारें हैं, अलग अलग दलों की सरकारें हैं, और वो सरकारें सर महामारी में महाकुंभ क्यों हुआ? खुलबे साहब, महामारी में महाकुंभ क्यों हुआ? महामारी में महाकुंभ क्यों हुआ? नतीजा ये रहा, महाकुंभ को जल्दी संपन्न करना पड़ा। नतीजा ये रहा कि रोजाना 6-7 हजार रुपए संक्रमित हुए पूरे देश के अंदर। पहले स्थान पे देहरादून, दूसरे स्थान पे हरिद्वार। जब इन्होंने देखा कोरोना महामारी का रूप ले रहा है, इसका संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है, तुरंत उस कुंभ को रोका गया और एक सांकेतिक रूप में, एक प्रतीकात्मक हुआ ही क्यों सर? समापन उसका किया गया। ईद भी तो थी ना, ईद भी थी, वहां तब भी बोल रहे थे मौलाना साहब लोग संक्रमण कितनी बुरी तरह फैलता।
कि ईद के दिन नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। हालांकि वहां अच्छी बात है कि कोरोना गाइडलाइन को माना गया, लेकिन ईद भी थी, ईद को भी ध्यान में रख लेते। जब महाकुंभ को देख रहे हैं तो ईद भी देखिए। सवाल तो सर बहुत है, लेकिन फरमान मलिक जी भी कुछ कहना चाहते हैं। आएंगे आपके पास, ओम प्रकाश जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन कुछ फरमान मलिक कहना चाहते हैं। पहले बोलिए सर। जी मैडम जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक की बात है, इसको सिर्फ चुनाव दिखता है। ऐसे ही इन्होंने बंगाल में किया है, ऐसे ही चलो हम तो मानते हैं हरिद्वार में जो कुंभ की जो व्यवस्था चली है उसको गाइडलाइन के अनुसार किया है। लेकिन जैसे बंगाल का चुनाव हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफिस में आकर कुछ कहते हैं और मंच पे जाके कुछ कहते हैं। पूरी गाइडलाइन करते हैं ऑफिस में बैठ के और मंच पे जाके कुछ और कहते हैं। तो इसीलिए हम चाहते, हमने इसमें बात रखी है कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है के बाद जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, कि उस समय तो कोरोना का पूरा काल चल ही रहा था बहुत तेजी से। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फरमान जी आप शायद ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में और अगर बंगाल में आप लोग चुनाव नहीं लड़ते, कांग्रेस पार्टी कह देती कि भाई महामारी है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस वक्त चुनाव लड़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो शायद आपकी बात और अच्छी होती। आपने बात को रखा, अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी पार्टी ने ऐसा कर दिया, आप लोग क्यों लड़े सर चुनाव? मना कर देते कि हमें नहीं लड़ना चुनाव। नहीं, वहाँ पर जो रैली की स्थिति थी उसमें तो आपको कोरोना दिखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दिखा, खूब दिखा सर। रैली हुई, कोरोना उस समय पे इतनी बुरी स्थिति में नहीं था जितना उसके बाद हुआ, और गलत था वो। लेकिन विपक्षी लोगों को मोदी जी की रैलियां तो दिखी, लेकिन विपक्षी लोगों को ममता जी की रैली नहीं दिखी, विपक्षी लोगों को दूसरी पार्टियों की रैलियां नहीं दिखी। केंद्र में सरकार आपकी है सर, सब जवाब आपसे ही मांगा जाएगा, कोई जाकर राज्य स्तर पर जवाब नहीं मांगेगा ममता बनर्जी से। केंद्र में आपकी सरकार है, जाहिर सी बात है आप जवाब देंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई राज्य स्तर पर नहीं जाएगा ममता बनर्जी के पास कि बंगाल में ऐसा हुआ, बंगाल में वैसा हुआ। हम तो पूरे देश के पूछेंगे ना सवाल, पूरे देश के लोग सवाल पूछना चाहते हैं, पूरे देश के मन में तमाम सवाल है। ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मित्रों की बात कह रहा हूँ। सभी मित्र सर विपक्ष में बैठे हुए हैं। इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी कौन है? केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। माफ कीजिएगा, बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, और केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो सवाल किससे होगा? कांग्रेस को तो अब हटा ही दीजिए। अगर कांग्रेस इतनी सक्षम होती बातों का जवाब देने के लिए तो शायद विपक्ष में नहीं बैठी रहती। विपक्ष में बैठी है ना, तो शायद लोगों ने नकारा था इसलिए विपक्ष में थी, लेकिन लोगों ने तो आपको स्वीकार किया था ना, पिछले 5 साल भी और इस 5 साल भी। अब अगली 5 साल में कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि भैया दोबारा हमें सुनिए, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यही लोग थे जब कहते नहीं थक रहे थे कि एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, लेकिन अब यही लोग हैं कि नहीं चाहिए मोदी सरकार, आत्मनिर्भर भारत में हम आगे जी, नहीं चाहिए हमें ऐसी मोदी सरकार। मैं एक बात कहना चाहूंगा मैडम। बोलिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय हम लोग महामारी में जूझ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इन चीजों को दरकिनार करके हम जनता के बारे में थोड़ा सोच लें। मेरा एक प्रस्ताव है, कांग्रेस पार्टी मेरा एक प्रस्ताव है, सुन लीजिए। मेरा एक प्रस्ताव है कि जिस तरीके से गरीबों को बांटने के राशन आप लोग दे रहे हैं, आप एक मोबाइल वैन स्टार्ट कीजिए। मोबाइल वैन में राशन को रखें, क्योंकि गरीबों को के पास इससे संसाधन नहीं होते, या उनको कई बार इनका पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ से राशन लेना है। आप अपने क्षेत्र के विधायकों से संपर्क करके मोबाइल वैन चलाइए ताकि हर गरीब तक ये राशन पहुंच पाए। देखिए, हम राजनीति बाद में कर लेंगे, जब लोग रहेंगे तो हम राजनीति भी करेंगे। आज हमें समाज सेवा करनी है, आज हमें समाज को और बेहतर तरीके से कैसे हम संसाधन को उपलब्ध करा पाए, क्योंकि आप सरकार में हैं, तो हम आपको एक प्रस्ताव देते हैं कि आप मोबाइल वैन स्टार्ट कीजिए। आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए ओम प्रकाश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात को स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को राशन दे रही है। रही बात अपने अपने विधायकों से कहने की कि इस तरीके की योजनाओं को वो क्रियान्वयन करवाएं उनका, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो कम से कम, चाहे वो आप पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, अगर वो उसकी विधानसभा का होता है, उसके प्रदेश का होता है, वो सबकी बात को सुनता है। और आप लोग भी इस प्रस्ताव को ले जाने के लिए देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्वतंत्र हैं। अगर हाँ, आपके अच्छे प्रस्ताव को नहीं माना जाता है तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने प्रस्ताव को नहीं माना। मैं प्रस्ताव इसलिए रख रहा हूँ कि आज आपके विधायक गायब हैं,
आज आपके सांसद गायब हैं। ये आपका कहना है सांसद गायब है, विधायक गायब है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेला राजनीतिक संगठन है देश का जिसने सेवा ही संगठन, भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा संगठन है और सौभाग्य से सबसे बड़ा जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, इसमें सेवा ही संगठन है। तो अपना मूल मंत्र है अपने विधायक वहाँ पे विधायक जो है वहाँ पहुँचते हैं सब फीता काटने। यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, विधायक फीता काटने पहुँच रहा है, यहाँ जाना उनका प्रस्ताव क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, गरीबों को कुछ नहीं पहुँच रहा है। आप लोग करते कुछ नहीं है, ये स्थिति ऐसा हो रहा है। सर दोनों बोल रहे हैं, समझ कुछ भी नहीं आ रहा। ओम प्रकाश जी, दिनेश जी, आप दोनों ही बोल रहे हैं, बारी बारी करके बोलिए क्योंकि समझ कुछ भी नहीं आ रहा। सर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बोलिए। के मित्र से कहना चाहता हूँ, जब आप बोल चुके अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात को सुनने का भी क्षमता रखिए आप। बिल्कुल बोलिए सर। आपकी पूरी बात सुनी जा रही है, बिल्कुल गलत बात आप बोल लीजिए तो उसका जवाब भी देना पड़ रहा है। सुन लीजिए, आप बोलिए, रखिए। मैं बोल रहा हूँ आज की तारीख में जो विधायक हैं वो सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर का फीता काटने पहुंचते हैं। वहाँ पे लोग 2.5 घंटे वेट करते हैं, तब विधायक जी आते हैं, फीता काटते हैं, तब वैक्सीन लगने शुरू होते हैं। ये आज से 1 हफ्ते वैक्सीन तो वैक्सीन आज की तारीख में है ही नहीं। अगर वैक्सीन होते तो आपके विधायक चारों तरफ वैक्सीन सेंटर पे दिखाई पड़ते। दूसरी बात, मुझे प्रस्ताव इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हमारे चारों तरफ आपको फरमान मलिक साहब ने बीच में बोला वैक्सीन आजकल है ही नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, उससे तो आपने कुछ नहीं कहा कि बीच में बोल गए और मैं बीच में बोल रहा हूँ तो आपने मेरे से कह दिया अभी बोल रहे हैं। मेरा बोलना बंद नहीं हुआ है। एक-एक करके बोलिए सर, एक-एक करके बोलिए सर, एक-एक करके बोलिए। निवेदन है आप तीनों से, एक-एक करके बोलिए। और मैं हरिद्वार में 4 सेंटरों में वैक्सीन नहीं है। अब देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं आपके बोलने पे। और एक मजे की बात और है, वैक्सीन जो है सिर्फ बीजेपी के विधायकों को मिल रही है। वैक्सीन जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में अवेलेबल है, लेकिन जो सरकारी सेंटर हैं, जो अलग अलग इन्होंने स्लॉट इशू किए हुए हैं, वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे बिल्कुल गलत जानकारी है, फीता काटते हैं, आप जहाँ जानकारी बढ़ाइए, आप गलत जानकारी अवेलेबल है। मैं तो आपकी बात से बड़ा प्रभावित है, वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस तरीके की गलत जानकारियां दे रहे हैं। सुन लीजिए, बोल रहा हूँ। एक ये बहुत बड़ा घोटाला जो है इस समय चल रहा है। सरकारी वैक्सीन खत्म है, लेकिन प्राइवेट हाँ वो आप पार्टी के कुछ नेता दिल्ली में जरूर अवेलेबल कुछ सामान कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचते हुए पाए गए थे, ये जरूर था है घोटाला, इस तरह घोटाला ही गई है उसकी। भाई साहब, हाई कोर्ट के आदेश आ गए उसके ऊपर, अगर आपको जानकारी नहीं, अगर आप हाई कोर्ट ने साफ बोला है, बात करते हैं जब इस प्रदेश में आप कहते हैं ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, वैसे तो हाई कोर्ट की बात आपने कही, माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जी, मेरा कहना है उस्मानी उच्च न्यायालय ने इस बात को लेकर गए। आप इस तरीके से प्रदेश में दम फैलाकर एक गलत वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी भी मतलब माफ करने लायक नहीं। आपकी बीजेपी की सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार लताड़ लगाई है मालूम होना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को भी लगाई गई है सर, लताड़ दिल्ली को भी लगाई गई है सर। कोर्ट ने कहा है दिल्ली कहाँ पीछे रह गया? सुप्रीम कोर्ट ने, आप बोलिए मैडम, आप बोलिएगा। मैडम बोलिए। जैसे आपने कहा कि कितनी बारी लताड़ लगाई है, तो दिल्ली को भी लगाई गई है। कैसे कहेंगे कि हाई कोर्ट का सवाल कैसे उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को कैसे रखेंगे? अगर दिल्ली इस चीज में नहीं होता, दिल्ली को लताड़ नहीं लगाई होती, तो आपका सवाल बहुत अच्छा था और बहुत जायज था, पूछने वाला था। लेकिन जब दिल्ली भी उसी कैटेगरी में आता है तो कैसे पूछेंगे, कैसे बोलेंगे? नहीं, दिल्ली में जो मिसकंसेप्शन ये लोग पैदा करते हैं, अभी आप देखिए ऑक्सीजन सप्लाई का सारा जो जिम्मा है वो केंद्र का है, वैक्सीन सप्लाई का सारा जिम्मा केंद्र का है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र संभालता है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र संभालता है। अगर सेंटर जो है दिल्ली को सही तरीके से सामान नहीं देगी तो दिल्ली अपना पक्ष रखेगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि केंद्र की जिम्मेदारी है ऑक्सीजन और वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से सब तक पहुंचाना, जो केंद्र पहुंचा भी रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का प्रताप था कि जो विश्व से 40 देशों से इस समय हमारे देश को जिस तरीके से मदद मिल रही है, पहली बार लोग देख पाए कि हमारी जायजा वो मदद नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रही है, वो मदद भारत को मिल रही है। इस गलतफहमी में मत रहे हैं आप। भारत देश के मदद मिल रही है, ये भारत देश का जो क्रेडिबिलिटी है उसको मिल रही है। अगर मोदी जी का गुजरात जिस चीन से सर, तो अमेरिका ने जिस चीन के वुहान से कोरोना वायरस आया, जिस चीन के वुहान से कोरोना वायरस आया, आज हम इस हालत पे आ चुके हैं। आज स्थिति ये है कि दिल्ली के मुखिया को चीन से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ा।
पहले भी तो खरीद सकते थे, पहले किस नाक को देखकर बचा रहे थे, अपनी नाक बचाने में लगे हुए थे पहले। सुनिए, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने बैन लगा रखा था मोदी के ऊपर, मालूम होना चाहिए। मोदी जी की ताकत थी, जिस अमेरिका ने मोदी जी को बैन लगा रखा था, अमेरिका मोदी जी को। सर मेरी बात का जवाब दे दीजिए सर, प्रश्न तो मेरा होगा ना, प्रश्न किसी एक के लिए तो नहीं है। जितने प्रश्न दिनेश जी के लिए उतना प्रश्न आपके लिए भी बनता है, क्योंकि दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में विकास की बात करते हैं, विकास का नारा लगाते हैं कि मोदी जी की अध्यक्ष रूप से आज की प्रशंसा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, इनके सारे वीजा कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, ये आपके कहने से ये क्यों मिश्रा साहब प्रधानमंत्री अपना पद क्यों छोड़ेंगे? सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरा सवाल बस आपसे इतना था कि आज दिल्ली के मुखिया चीन से ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीदते हैं, पहले क्यों नहीं खरीदा? 2 करोड़ की जनता में लाखों लोग मर गए। दिल्ली में सिर्फ सर 2 करोड़ की जनता है ना, और 2 करोड़ की जनता में लाखों लोग मर गए, पहले क्यों नहीं खरीदा ऑक्सीजन सिलेंडर? आज ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं। दिल्ली में जिस समय ऑक्सीजन की कमी हुई, वहां पे 750 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन केजरीवाल जी से पूछे ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई थी? दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन और अगर दोनों ही पार्टियां अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है तो शायद जनता ना सुने। दिल्ली की बात मत करिए, आप उत्तराखंड की बात करिए, और उत्तराखंड में अपने को मजबूत करके तब नरेंद्र मोदी जी से कहिए। उत्तराखंड की बात भी कर रहा हूँ भाई, उत्तराखंड की भी सुन लीजिए। उत्तराखंड में आपको कभी दिल्ली चले जाना, कभी बंगाल चले जाए, और उत्तराखंड में बात करते हैं भारत की कैपेबिलिटी है, भारत की कैपेबिलिटी की बात करते हैं। उत्तराखंड में जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की जो बीमारियां हो रही हैं, ये इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई होने की वजह से हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए। ये पता नहीं, मेरे को जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, इतने बड़े जानकार हैं, तो ब्लैक फंगस की बीमारी। लेकिन सर बहुत कम समय बचा है, हमारे साथ फरमान जी भी हैं, हमारे साथ फरमान जी भी हैं, फरमान साहब की भी सुन लेते हैं सर। बहुत कम समय बचा है, चर्चा में उनसे ज्यादा बात हम नहीं कर पाए, उनकी सुन लेते हैं सर। आप दोनों से निवेदन है, उनकी भी सुन लीजिए। राज्य में बता रहे हैं कि इंडस्ट्री ब्लैक फंगस हो रहा है। ठीक है सर, दिनेश जी ठीक है, आप फरमान जी की भी सुन लीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और चर्चा में समय बहुत कम बचा है, अब बोलिए। स्वागत है आपका। स्वागत। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी धरातल पर दिखती हुई नजर नहीं आती। आपको नहीं दिखती है ना, इस देश की जनता को दिखती है। अगर इस देश की जनता को उनकी पॉलिसी नहीं दिखती तो इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का मेरा आपको कहना है कि आप इस देश की जनता को, इस देश की जनता को अपनी बात को समझाएं उन तक, ना सुने। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लोग नाच ना जाना आनंद तेरा, आपको नाच करना नहीं आ रहा है तो आनंद तेरा सर। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुलबे साहब दिखी थी, बहुत अच्छी पॉलिसी थी, इसने दोबारा आए सत्ता में, लेकिन अब कैसे आएंगे? बात तो इस चीज की है, चिंता का विषय तो यही बनता जा रहा है। पॉलिसी बहुत अच्छी थी, पॉलिसी बहुत अच्छी थी, अब क्या करेंगे? पहुंचने के बाद तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। नहीं, ये तो जनता का जो फैसला है वो मान्य है, लेकिन बात तो मानिए ना जनता के फैसले को। भारतीय जनता पार्टी को दोष क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी को दोष दीजिए, अपने यहाँ जो आपके नेता लोग आपस में लड़ रहे हैं उनको दोष दीजिए। नहीं कहाँ लड़ रहे हैं, हमारा परिवार सब एक है। चलिए, बहुत प्रेम कर रहे हैं आपस में, बहुत प्रेम हो रहा है, कोई नहीं लड़ रहे हैं, पॉलिसी अध्यक्ष है ही नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनके विधायक के कहने से ही फोन पर अरे विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, 75% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और जो कांग्रेस के विधायक भी उनको बेचारे कोई दाएं है कोई बाएं है, नहीं भारतीय विधायक पार्टी कांग्रेस के जो विधायक है, मैं तो समाज का काम कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर काम नहीं कर रहे होते तो ये सरकार इतना अच्छा काम कर रही होती है। सरकार किस तरीके से गरीबों को मदद पहुंचाने में लगी है, किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री व्यापारियों के लिए क्या किया सर? क्योंकि डिबेट का मुद्दा ही व्यापारियों का है। एक तारीख को देखते हुए डिबेट का मुद्दा ही सर ये था, कम से कम इस तरह पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हैं? इनकी पॉलिसी सुनिए, बोलिए मिश्रा साहब, बोलिए। बोले या ओम प्रकाश मिश्रा जी बोले, क्योंकि मुझे भी जवाब देना है। वो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में पर्यटन का बहुत बड़ा एक व्यवसाय है। आप देखिए कि पूरा कुंभ इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया, पूरे देश विदेश से लोग आए। आज कोरोना भी कम हो रहा है, कोरोना के समय में हम खुद कोरोना के समय में हम पर्यटकों को सीधे सीधे एंट्री देते हैं। सुन लीजिए, शोर मचाने से झूठ सच नहीं होता। बात गाड़ी की बात नहीं है, पर्यटन की बात है, पर्यटन की बात करने का समय नहीं है। बात करिए लोगों की स्वास्थ्य की बात करिए, लोगों की भोजन की बात करिए, लोगों के रोजगार की बात करिए।
भाई साहब रोजगार पर्यटन से जुड़ा हुआ है, आपको पर्यटन है पर सिर्फ पर्यटन से जुड़ा हुआ है, रोजगार आपने जो है पर्यटन को बुला ले, पर्यटन को बुला ले। बोलिए सर। तो चर्चा में समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को ही समाप्त करना पड़ रहा है। हमने बात की तीनों ही पार्टी के नेताओं से, आम आदमी पार्टी के भी नेता थे हमारे साथ, बीजेपी नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता, बात करने की कोशिश की, स्थिति को जानने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है अभी फिलहाल उत्तराखंड में। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और कोरोना कर्फ्यू की वजह से व्यापारियों का पूरा धंधा चौपट हो चुका है। कोरोना महामारी है, इसको देखते हुए लॉकडाउन के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण सभी व्यापारियों का काम धंधा चौपट है। लॉकडाउन ने व्यापारियों को बदहाली की ओर ढकेल दिया है। छोटे छोटे व्यापारी बेरोजगार की ओर आ गए हैं और ऐसे में अब व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 1 तारीख को सरकार उनके लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान नहीं करती है या उनके बारे में नहीं सोचा जाता है तो 1 तारीख से वो अपनी दुकानों को खोलेंगे, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही खड़ा होता है कि कैसे सरकार आने वाले 1 जून को व्यापारियों को मना सकेगी। और जैसा उन्होंने संकल्प कर लिया है या जो उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दे दी है कि 1 तारीख से दुकान को खोला जाएगा, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया जाएगा, कैसे सरकार इन सब चीजों से निपट पाएगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।